हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, हम सब पागल हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं हम सब पागल हैं। विशालगढ़ को आज प्रबंध मंत्री जुगाड़ सिंह की देख रेख में दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। इन फूलों से भरे 1000 टोकरों के सारे फूल नगर द्वार से लेकर महल द्वार तक बिछा दो, किंतु प्रबंध मंत्री जी, फूल तो केवल 500 का टोकरों में ही। मूर्ख, ठीक से देख, बाकी 500 टोकरे भी फूलों से लबालब भरे हैं। भरे नहीं, केवल दो दो फूल रखे हैं प्रबंध मंत्री जी। हे बेटा धूर्त सिंह, मक्कार सिंह, जरा इधर तो आना। आए प्रबंध मंत्री जी, जरा इसको कोने में ले जाकर समझाना कि टोकरे भरे हैं या नहीं। जैसा आप कहें प्रबंध मंत्री जी। नया आया है जी हुजूर। गांव से आया है जी हुजूर। ईमानदार भी है जी हुजूर। आंखों में कोई नुक्स तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बाद, अब बताओ कितने टोकरे भरे हैं फूलों से। सारे भरे हैं प्रबंध मंत्री जी, पूरे 1000 टोकरे फूलों से लबालब भरे हैं। इतने फूलों से तो हम विशालगढ़ का चप्पा चप्पा सजा देंगे। शाबाश। और हाँ, राह में फूल बहुत ध्यान से बिछाना। कोई कांटों वाला फूल हो तो उसे अलग कर देना। कांटे तो मैं बिछा रहा हूँ, बिछाऊंगा राह में। मुझे कब से प्रतीक्षा थी इस दिन की। अब चलूं? भोजन सामग्री लाने का जिम्मा खान पान मंत्री से जबरन अब अपने जिम्मे डलवा लिया मैंने। पूछो क्यों? पूछो पूछो। अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी हमेशा एक ना एक योजना बचा के रखता है। ए फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है। 100 बेशरम मरे होंगे तब ये छिछोरा पैदा हुआ होगा। कमीना ना बातों से सुधरता है और न लातों से। ग्रर। आह कांटा लगा, हाय लगा। आ तो फिर चलो। क्या मतलब, कहाँ चलूँ? अभी तुमने ही तो कहा कांटा लगा। चले? चलो तुम्हें वैद्यराज के पास ले चलो। वैद्यराज के पास जाए मेरी जूती, और तू कलमुए कह देती हूँ कि मेरे मुंह मतलब। ऐसा ना कहो क्षमा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सोते जागते उठते बैठते मुझे सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखता है और तुम्हारी ही आवाज़ सुनाई देती है। दिन में नींद नहीं आती, रात को जागा नहीं जाता, भोजन के बाद भूख नहीं लगती और पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगती। कैसी को प्यार कहते हैं? नहीं सेनापति, इसको लुच्चापन कहते हैं। कौन है बे? अरे बाकीलाल तुम? ये क्या हो रहा है सेनापति? कुछ भी नहीं बाकीलाल, वो तो मैं दासियों को फूलों वाले रास्ते से गुजार कर देख रहा था, कहीं किसी ने रास्ते में कांटे वांटे तो नहीं बिछा रखे हैं। कांटे तो तुमने अपनी खोपड़ी में उगा रखे हैं सेनापति। पहले उनको साफ करो और इन दासियों को जाने दो, वरना याद है ना पिछली बार महारानी ने। बस बस तुम लोग जाओ, यहाँ का काम पूरा हुआ। ये बाकीलाल का बच्चा हमेशा दासियों के सामने मेरी इज्जत का कचरा करवाने पर तुला रहता है। मुझे पता है इन फूलों में कांटे तुम नहीं मिलाए हुए हैं। बाकीलाल, अगर मैं तुम्हारी पोल महाराज के सामने खोल दूं तो? याद है जब पिछली बार तुमने मेरी शिकायत महाराज से की थी? हाँ तो? उस बार चांटे खाने को मिले थे, कहीं इस बार जूते ना खाने पड़े। आए। मनी मन बाकी को 100 गालियां देने के बाद मरकब भी वहाँ से टल गया। नामुराद मरकब का बच्चा फूलों में छुपे कांटे चुन चुनकर मेरी योजना का सत्यानाश करने पर तुला था। पर इसे नहीं मालूम कि बाकी हमेशा एक ना एक योजना बचा के रखता है। और मेरी अगली योजना है पाजी। सब उसे प्यार से पाजी कहते हैं, किंतु सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो कितना बड़ा पाजी है। दाल चावलों में कंकड़, आटे में बुरादा, हल्दी में पीली मिट्टी, ये है पाजी की दुकान की विशेषता। और जब इन खराब भोज्य पदार्थों का सेवन वो करेंगे तो फिर सोच कर ही मन में गुदगुदी हो रही है। और फिर आ गए आ गए आ गए आ गए। महारानी वो आ गए, बाकीलाल वो आ गए, मरकब वो आ गए। सावधान, वो आ गए, बच के ना जाने पाए। अबे वो घनचक्कर, वो नहीं, वो आ गए। वो तो आ गए, पर ये कम, अगर नारा मंत्री कहाँ मर गया? उसे तो सबसे आगे होना चाहिए था। नारा मंत्री कुल्ला करने गया था सेनापति, उसे शीघ्र लेकर आओ। आदेश तो ऐसे दे रहा जैसे खुद विशालगढ़ का महाराज हो। नारा मंत्री। बताओ, ये तो उसी पानी से कुल्ला कर रहा है जिससे मैं कुल्ला करता हूँ। नारा मंत्री जल्दी चलो, वो आ गए। मैं इसलिए तो घोड़े के झूठे पानी से गरारे कर रहा था, ताकि मेरे गले से घोड़े जैसा जोरदार स्वर निकले। आए। उसके लिए तो गधे का झूठा पानी ठीक था, आपका झूठा पानी मिला नहीं। और फिर महल के द्वार पर वो आ गए। नारा मंत्री, मुंह खोलो, बुलंद नारा लगाओ। मुझे तो कब कभी छूट रही है, दांत किटकिटा रहे हैं, मुंह खोल ही नहीं रहा। क्या पक रहे हो नारा मंत्री, मरवाओगे क्या? वो तो तू वैसे भी मरने वाला है मोटे।
मुंह खोल नारा मंत्री, वो पास आ रहे हैं। मुल्ला मेरा, अगर तुमने मुंह ना खोला तो हम तुम्हारे मुंह में तरबूज ठसवा देंगे नारा मंत्री। घुर्र। वो मारा पापड़ वाले ने। बोलो टोकरा बाबा की जय। बोलो से क्या मतलब है? जब कोई बुलवाएगा तभी हमारी जय बोलोगे, अन्यथा नहीं बोलोगे। नहीं नहीं, वैसे भी बोलेंगे टोकरा बाबा। भाई वैसे भी बोलो टोकरा बाबा की। अभी भी तुम बुलवा रहे हो राजा, और तुमने हमारा स्वागत भी नहीं किया। टोकरा बाबा आपका स्वागत है, बोलने पर किया तो क्या किया, यह हमारा अपमान है। हम वापस जा रहे हैं, हम कोई तुम्हारे खाने के भूखे थोड़ी हैं। अरे इसको रोकना होगा, वरना मेरे विशेष भोजन का क्या होगा। बोलो टोकरा बाबा की जय। धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। वो आए हमारे महल में, ये हमारी किस्मत है। कभी हम आपको और कभी इस महल को देखते हैं। पलके बिछा दूं, सिर माथे पर बिठा लूं, वो आए हैं तो सीना चीर के दिखा दूं। महात्मन कृपया आतिथ्य स्वीकार करके कृतार्थ कीजिए। हजार बार जय हो टोकरा बाबा की, दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। अरे ये क्या कर रहे हो, मेरी धोती खुल जाएगी। नहीं बाबा, जब तक आप हम पर प्रसन्न नहीं होंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। ये बाकी क्या मूर्खता कर रहा है, इसे समझाया था कि टोकरा बाबा अत्यंत क्रोधी हैं। आप ही ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है महाराज, अब भुगतिए, मेरी सुनते ही कौन है। उठो बालक, आज तक इतने सच्चे हृदय से निष्काम भाव के साथ हमारा स्वागत किसी ने नहीं किया। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। अगर आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न है तो ये टोकरा यहीं पटक दें। मेरा मतलब है बिना भोजन ग्रहण करे प्रस्थान की ना सोचें। अब तो हम बिना भोजन किए यहाँ से हरगिज़ नहीं टलेंगे। सुना नहीं तुमने राजा, हमने क्या कहा? अब क्या तुझे लिख के दूं? नहीं नहीं बाबा, भोजन तैयार है, कृपया पधारें। अरे वाह, ये तो बाकी ने कमाल ही कर दिया। सही कहा महाराज, चाटुकारिता में इसका कोई जवाब नहीं है। अपनी सोच और चोंच दोनों काबू में रखा करो पर सेनापति मरकब। जी महाराज। वाह 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 वाह, स्वादिष्ट भोजन। एक गुलाब जामुन और देना मोटू भैया। अरे यो कुटनी, इस टोकरा बाबा ने तो मेरे सैया को भोजन परोसने वाला भैया बना दिया। जो बोलूं कूट कूट के बोलूं। मैं बोलूं धीरे बोलिए महारानी, आपको शायद पता नहीं कि टोकरा बाबा का टोकरा सांप से भरा है। यदि वो क्रोधित होकर लौट जाते तो अपना टोकरा इस राज्य में ही पटक जाते और इससे पूरा विशालगढ़ शापित हो जाता और पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। पर यह अनर्थ अब तक हुआ क्यों नहीं? दाल चावल के साथ कंकड़ पत्थर भी गल गए क्या? बाकी के सवाल का जवाब मरकब के पास था। क्यों बाकीलाल, आश्चर्य हो रहा है कि भोजन से कंकड़ पत्थर और मिलावटी खाद्य सामग्री कहाँ गायब हो गई? बाकीलाल, ये सेनापति क्या कह रहा है? तुमने टोकरा बाबा के लिए घटिया सामग्री राज रसोई में पहुंचाई। हमें तुमसे ऐसी आशा नहीं थी बाकीलाल। मुझे भी मरकब से ऐसी आशा नहीं थी महाराज। जी हाँ महाराज, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि बाकीलाल ने यह खाद्य सामग्री पाजी की दुकान से खरीदी है। ये तो मैंने समय पर बाकीलाल की शैतानी पकड़ ली और घटिया सामग्री की जगह गुणवत्ता से भरपूर सामग्री ले आया। वरना आप तो जानते ही हैं कि टोकरा बाबा का टोकरा। मुझे सत्यता को परखना होगा। और हर बार की तरह मैंने कच्चे चावल भी चबा के देख लिए, शक्कर भी चाट कर देख ली, ये सब शुद्ध है। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक से देखिए महाराज, दाल चावल में कंकड़ होंगे, शक्कर में चूना होगा, मसालों में लीद होगी। तुम्हारा मतलब हम अंधे सेनापति? कर इतने में सेनापति के बुलावे पर पाजी भी आ गया। अपने पूर्वजों की कसम खा के बोल पाजी के सारा सामान तेरी दुकान का है। सेनापति जी, सारा सामान हमारी दुकान का ही है, मिलावट करके। देखा महाराज, बाकेलाल ने पाजी की दुकान से सामान खरीदा था, जबकि सभी जानते हैं कि मिलावट करने में पाजी का कोई सानी नहीं है। परंतु ये सारा सामान तो शुद्ध है। महाराज, आज के दिन मुझे पुरखों की धन दौलत मिली थी, इसलिए आज के दिन मैं मिलावट नहीं करता, और ये बात मुझे मालूम थी, तभी तो मैंने पाजी की दुकान से सारी सामग्री ली थी। तुम्हारी खबर मैं बाद में लूँगा सेनापति, अभी टोकरा बाबा को दान दक्षिणा भी देनी है। नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो चुका है। सिर्फ धोती दोगे, कुर्ता नहीं दोगे? हाँ हाँ ज़रूर देंगे। दासी जल्दी रेशमी कुर्ता लेकर आओ। बोलने पर दोगे, अपनी इच्छा से नहीं दोगे? हाँ हाँ अपनी इच्छा से देंगे। दासी कुर्ते के साथ गमछा, पजामा, नाड़ा और खड़ाऊ आदि सब ले आओ। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। कुछ कर लानती, कुछ कर। अब तो दक्षिणा भी मिल गई। तू तो एक न एक योजना हमेशा बचा के रखता है ना, अब क्या हुआ करम जले? नहीं ऐसा नहीं होगा, बाकी ऐसा नहीं होने दूंगा। टोकरा बाबा अपना टोकरा विशालगढ़ में ज़रूर पटकेगा, चाहे उसके लिए मुझे टोकरा का टोकरा गोबर से क्यों ना भरना पड़े। ये सिकड़ी पहलवान तो बड़ा खतरनाक मालूम पड़ता है। बेटा हीरा, जरा संभल के। टोकरा बाबा अपना झोला भर दक्षिणा लेकर वापस जा रहे थे। टोकरा बाबा की जय। नारा मंत्री, तुम भी नारे लगाओ। जान बची तो लाखों पाए, लौट के टोकरा घर को जाए। लेकिन तभी ओ ये क्या, धच। ओ ये क्या, ओ ये क्या, ओ ये क्या, ओ ये क्या। यहाँ गोबर किसने फैलाया?
क्षमा करें टोकरा बाबा, अवश्य इधर कोई गौ माता गुजरी होगी। मैं अभी जल का प्रबंध करता हूँ। हमारे वस्त्र भी गंदे हो गए, स्नान करना होगा और नए वस्त्र देने होंगे। पास ही कुआं है बाबा, महाराज ने खास मेरी देखरेख में आपके लिए ही खुदवाया, कृपया पधारें। जीते रहो बच्चा, तुमने तो हमारा हृदय जीत लिया। जीतूंगा तो मैं तब जब तुम टोकरा यहाँ पटक जाओगे। क्या कहा बच्चा? जी जी, मैंने कहा टोकरा यहीं रख दीजिए ताकि आप स्नान कर सके। तुम ऐसे ही हम पर जल डालो, हम टोकरा ज़मीन पर नहीं रख सकते। वो तो तुझे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि खाज नृत्य करने के लिए तेरे दोनों हाथ आज़ाद होने चाहिए। बाकी हमेशा ये योजना बचा के रखता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, छपाक। घमौरियाँ होएं या ना होएं, खुजाना चाहिए। और तभी, अरे इन्हें क्या हुआ, ये नृत्य क्यों करने लगे? क्या पता है स्नान करने के पश्चात ये नृत्य भी करते हो। बिना गीत संगीत के नृत्य का क्या मज़ा। गीत संगीत मंत्री करकट सिंह और राजनायक फटा ढोल को फौरन हमारे सामने हाजिर किया जाए। जो बोलूं कूट कूट के बोलूं। क्या महाराज को महारानी की गायन क्षमता पर विश्वास नहीं रहा, जो राजगायक को बुलाने की बात की जा रही है? ओह, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। सुर कोकिला हमारे पास ही खड़ी है और हम कर्कश कोई को बुलाने का प्रयत्न कर रहे थे। जान बची। प्रिय स्वर्णे, यह समय कुपित होने का नहीं बल्कि गीत सुनाने का है। तुम वो वाला गाना क्यों नहीं सुनाती जो तुम हमें रिझाने के लिए सुनाया करती थी? महाराज आप भी ना बड़े वो हैं। और फिर, मुन्नी बदनाम हुई टोकरा तेरे लिए, मैं झंडू बाम हुई टोकरा तेरे लिए, स्वर्णा स्वर्णा की जवानी, वाह 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 वाह। हमें खुजली वाला कुत्ता बनाकर गीत गवाकर बहुत प्रसन्न हो रहा है कमकत राजा। कर्र। महाराज, कान में झुमका वाला गीत गाने से टोकरा बाबा और भी प्रसन्न होंगे। ठीक है, मैं गाता हूँ। हाय हाय, कान में झुमका, चाल में ठुमका, सिर पे टोकरी रख के, हो गया दिल का पुर्जा लगे 85 झटके। बहुत झटके दे दिए तुमने राजा। अब हम तुम्हें देंगे जोर का झटका। इस टोकरे को इस कुएं में फेंक कर। मर गए। वो मारा। दुष्ट राजा, तूने सारी प्रजा के सामने हमारा उपहास उड़ाया। अब यही प्रजा एक दिन तुझे राजपथ से उतार देगी। ओ मैं क्या बाबूजी, सुनो तो। मत सुनना। अब हम प्रस्थान करते हैं। ओ मैं कहा बाबूजी, पापा जी, गुरुजी, बापूजी, पिताश्री, सुनो तो। बाकेलाल, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? ओए सेनापति के बच्चे, यहाँ राज्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे और तुम्हें मेरी मुस्कुराहट की पड़ी है। महाराज, चिंता क्यों करते हो, टोकरा तो खाली था। अरे अकल की मोटी, वो फूलों की टोकरी नहीं थी, सांप का टोकरा था, और सांप दिखते नहीं। बकवास मत करो जी, नहीं तो यहीं पर बता दूंगी कि अकल का मोटा कौन है। यह समय गृह युद्ध का नहीं है महाराज, यह कुआं शापित हो चुका है। फौरन इसके चारों ओर पहरा लगाना होगा ताकि कोई भूल कर भी इस कुएं के जल का सेवन ना कर पाए। महाराज, मैं टोकरा बाबा के पीछे जाता हूँ ताकि उनको शाप वापसी के लिए मना सकूँ। जैसा तुम ठीक समझो बाकेलाल, हमारी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। पर मेरी बुद्धि काम कर रही है। शापित जल इस कुएं तक ही सीमित होकर रह जाएगा। कुएं पर पहरा बैठाने के बाद टोकरा बाबा का शाप मेरे किसी काम नहीं आएगा। अब इस शापित जल का इस्तेमाल मैं कैसे करूं, इसका उपाय बताएंगे मुझे टोकरा बाबा। नहीं। अरे ये क्या करता है बच्चा, हमारी धोती खिसक जाएगी, टांगे छोड़। नहीं बाबा, मैं आपकी टांगे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप अपना शाप वापस नहीं ले लेते। आप मेरे कर्मों की सज़ा पूरे विशालगढ़ को नहीं दे सकते। मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाया, मेरी निष्ठा में कुछ कमी रह गई, दोष मेरा है, सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए। आखिर मुझसे ये भूल कैसे हो गई? आपके पैरों के नीचे आने वाला गोबर मुझे क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मैंने उस गोबर को फूलों से ढक दिया था। मैंने पानी डालने से पहले कुएं की जांच क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उसमें खुजली वाला चूर्ण मैंने ही मिलाया था। आखिर मैं क्यों नहीं समझ पाया कि आप नृत्य नहीं बल्कि खाज कर रहे हैं? क्योंकि आपके ठुमके राजनृत्य की अंगना तेड़ावत से भी ज़्यादा दिलचस्प थे। माना कि हमारे महाराज विक्रम सिंह मोटे हैं, मुच्छड़ हैं, मनूस हैं, कमीने हैं, पाजी हैं, जलील हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, फिर भी मुझसे चूक कैसे हो गई? मैं जीने के लायक नहीं रहा, मुझे सज़ा दो टोकरा बाबा, पर मेरी प्रजा को मत दो, अन्यथा मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा। क्योंकि एक सच्चा राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, और राजा तो मुझे ही बनना है। ही। बस बच्चा बस। तुम कितने महान हो बाकेलाल। तुम्हारे राजा ने हमें अपमानित किया, तुम्हारी प्रजा ने हमारा उपहास किया, परंतु तुमने उनको दोष न देकर खुद को दोषी बताया। ऐसे राष्ट्रभक्त जिस राज्य में, उस राज्य में कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। ये लो, ये चमत्कारी सुराही है, इसकी मदद से तुम कुएं का सारा शापित जल इसमें भर लेना। इससे शाप का असर विशालगढ़ के वासियों पर नहीं पड़ेगा। और अब हमारे चरणों पर सिर पटकना बंद कर दो, दर्द हमें भी हो रहा है बालक। परंतु राजा को दिया हुआ शाप हम वापस नहीं ले सकते। उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, उस शाप को पूरा करने में मैं खुद भी सहयोग दूंगा, आखिर राजा तो मुझे ही बनना है। वापस लौटते बाके के दिमाग में योजनाओं की खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी थी। आज लगा है मेरे हाथ तुरुप का पत्ता। अब देख राजा विक्रम सिंह, इस सुराही की मदद से मैं कैसे तुम्हारे पेंदे के नीचे से गद्दी हटाता हूँ।
और मैंने उनको मनाने के बहुत प्रयास किए, पर टोकरा बाबा टस से मस नहीं हुए। अब हमारा क्या होगा बाकेलाल? फिलहाल तो उस कुएं के चारों ओर पहरा लगा दिया गया महाराज, इसलिए अभी वो हमारे लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि टोकरा बाबा के मार्ग में बिछाए गए फूलों की राह में गोबर कहाँ से आ गया? गोबर तो गाय भैंसे कर गई होंगी सेनापति। अब उन्हें थोड़ी ही पता है कहाँ करना है कहाँ नहीं। गाय भैंसों को सेनापति से पूछकर पेट खाली करना चाहिए था। ही। वो तो ठीक है महाराज, किंतु गोबर करके उसे फूलों से ढकना चाहिए, ये बात क्या गाय भैंसों को बाकेलाल जी ने बताई थी? ये पता करना तो तुम्हारा काम है सेनापति। और जो मेरा काम है उसके लिए मुझे अर्धरात्रि की प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि तब तक कुएं के पास तैनात रक्षक सो चुके होंगे और मुझे कुएं के पास पहुंचकर उसके शापित जल को इस सुराही में भरने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। योजना का पहला चरण पूरा हुआ। आ गई दुनिया मुट्ठी में। अब दूसरा चरण है शापित जल के प्रभाव की जांच करना। और उसके लिए मैंने स्थान का चुनाव भी कर लिया है। बाके ने बीज बो दिया था। अब फसल काटने की बारी थी। ये है उधमपुर गांव, जिसके वासी हमेशा उधम मचाते रहते, कभी पानी के लिए, कभी धर्मशाला के लिए, तो कभी सड़क के लिए। महाराज से गांव के विकास के लिए जो धनराशि मिलती है उसका धेला भर भी हाथ नहीं लगने देते ये उधमपुर वाले। इसलिए मैंने इस गांव के इकलौते कुएं में शापित जल में मिला दिया है। इससे मेरी खुन्नस भी निकल जाएगी और जल के प्रभाव की जांच भी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जब भी मैंने मोटे को कोई शाम दिलवाया तो उसे फ़ायदा ही हुआ है। शाम का असर जल्दी सामने आया। कोई मुझे नीचे उतारो। अरे सीढ़ी से क्यों नहीं उतरता? उतरने वाली सीढ़ी नहीं है, पगला गया है क्या? सीढ़ी वो दीवार से ही तो लगी है। पर वो तो चढ़ने वाली सीढ़ी है, मुझे उतरने वाली सीढ़ी चाहिए। अबे ओ गधे, उतरने और चढ़ने वाली सीढ़ी एक ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उतरने वाली सीढ़ी चाहिए। ठीक है रुको, मैं तुम्हें उतरने वाली सीढ़ी बना कर देता हूँ। अजीब पागल आदमी। ये कर दी मैंने तुम्हारी सीढ़ी उल्टी और अब ये बन गई उतरने वाली सीढ़ी। हाँ अब ठीक है, अब मैं उतर जाऊँगा, धन्यवाद। आगे बढ़ते ही, अरे ये क्या, ये स्त्रियाँ पागल हो गई हैं क्या? राम राम बाकेलाल जी। अरे ये क्या कर रही हो? कुएं में पत्थर क्यों डाल रही हो? वो क्या है ना बाकीलाल जी, कुएं के जल का स्तर बहुत नीचे है। हमें रोजाना पानी भरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने सोचा क्यों ना पत्थर डालकर उसका स्तर ऊपर ले आए, ताकि हमें जल भरने में अत्यधिक श्रम न करना पड़े। अरे मूर्ख स्त्रियों, ऐसा करने पर तो पूरा कुएं ही पत्थरों से ढक जाएगा। फिर तुम जल कहाँ से भरोगी? बाकीलाल जी, कहीं आपकी बुद्धि सरक कर घुटने में तो नहीं चली गई है? क्या आपने प्यासे कौए की कहानी नहीं सुनी, जिसमें कौआ घड़े में कंकड़ डालकर जल का स्तर ऊपर ले आता है? हम भी तो वही कर रही हैं। अरे गंवारो, वो घड़ा था, ये कुआं है, इसका जल स्तर ऊपर नहीं आएगा। जुबान संभाल के बात कीजिए बाकीलाल जी। आप अगर राज के अधिकारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बेइज्जती करें। आपको पता होना चाहिए, हमारा उधमपुर विशालगढ़ का पहला पूर्ण साक्षर गांव है। अरे तुम लोग तो बुरा मान गई। मैं तो बस इतना कह रहा था कि कुएं में पत्थर डालने के बजाय अगर रहट लगवा लो तो तुम्हारी जल वाली समस्या भी हल हो जाएगी और पत्थर डालने का श्रम भी नहीं करना पड़ेगा। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। धन्यवाद बाकीलाल जी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। जान बची। ये पूरे गांव को क्या हो गया है? सारे के सारे पागल हो गए हैं क्या? मैं तो यहाँ सांप का असर देखने आया था, पर यहाँ तो पागलपन की बीमारी की लहर चली हुई है। ओत्री, यही तो है शाप का असर। यानी जो ये जल ग्रहण करेगा वो हो जाएगा पागल। यानी अगर मैं ये शापी जल मुच्छड़ को पिला दूं तो मुच्छड़ भी हो जाएगा पागल और मैं बन जाऊंगा राजा। चटाक तभी। तू कौन है बे? मैं तेरी फूटी किस्मत हूँ। तूने मुझे चाटा क्यों मारा? क्योंकि तू कुत्ते की टेढ़ी तो मैं 12 साल नली में रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। क्या मतलब? जब भी चलेगा घिसी पिटी चाल ही चलेगा। खुद को 30 मार का समझता है। मूछ तो तेरी मक्खी जैसी ही है, पर सोच तो मक्खी से भी छोटी है। अभी क्या सोच रहा था बोल? क्या सोच रहा था कि राजा को शापित जल पिलाएगा, उसे पागल बनाएगा? हाँ सोच तो रहा था तो। अबे अकल के गोबर, तपोवन का ऐसा कौन सा ऋषि बच गया जिससे तूने मुच्छड़ को श्राप नहीं दिलवाया? श्राप की ऐसी कौन सी श्रेणी बच गई जो उस मुच्छड़ पर इस्तेमाल नहीं हुई? अबे कहना क्या चाहता है, साफ साफ कह। मैं ये कहना चाहता हूँ चपर का नाती, कि राजा को पागल करने से कुछ नहीं होगा, पूरी प्रजा को पागल कर दे। वो कहावत तो तूने सुनी है ना, अंधों में काना राजा। वैसे ही तू बन जा पागलों में किस्मत का मारा राजा। करने दे पूरे राज्य को पागलपंती। तू बस तमाशा देख और प्रजा का साथ दे, प्रजा खुद ही तुझे राजा बना देगी। सही कह रहा है, टुच्ची मुच्ची योजना बहुत बना ली। अब कुछ अलग सोचना होगा। सोचो तो बड़ा सोचो। अगले दिन राज दरबार में मुकदमा पेश किया जाए। बुधिया किसान और पशुलाल हाजिर हो? हाँ हाजिर हो। और महाराज का झींगा लाला हु करो ही। दुआई है महाराज। मैं बुधिया किसान हूँ। मेरी सुबह और दोपहर की फसल चोरी हो गई। आए? सुबह और दोपहर की फसल? हाँ महाराज, मैं जब सुबह खेत पर आया तो फसल लहला रही थी। दोपहर में आया तब भी फसल वहाँ पर थी।
किंतु शाम को आया तो पशुलाल के पशु फसल खा रहे थे। अच्छा अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि पशुलाल के पशुओं ने शाम को तुम्हारे खेत में घुसकर तुम्हारी फसल खा ली? पशुलाल, क्या ये सच है कि तुम्हारी गाय भैंसे बुधिया के खेत में घुसकर उसकी फसल खा गई? फसल नहीं महाराज, चारा। और वो अपनी इच्छा से नहीं घुसी, बल्कि मैंने ही उनको भेजा था। क्या कहा? इसका मतलब तुमने जानबूझकर पशुओं को बुधिया की फसल खाने भेजा? फसल नहीं महाराज, चारा। बेचारी गाय भैंसों को बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने सोचा जब चारा बुधिया के ही खेत में है तो दूर जाने की क्या आवश्यकता, सो मैंने गाय भैंसों उसी के खेत में छोड़ दी। पशुलाल, हमारा न्याय यह है कि तुम बुधिया को उसकी फसल का पूरा मूल्य चुकाओगे। किंतु महाराज, ये तो जुल्म है। मूल्य तो खरीदी हुई वस्तु का चुकाया जाता है। तुमने अपराध किया है, ये दंड है पशुलाल। किंतु महाराज, क्या पशुओं को चारा खिलाना अपराध है? पशुओं को चारा खिलाना अपराध नहीं है, किंतु किसी के खेत की फसल खिलाना अपराध है। तुम्हें फसल का मूल्य चुकाना होगा। फसल का मूल्य तो मैं चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन पहले फसल तो दो। अरे मूर्ख, फसल तो तुम्हारे पशु खा गए। पशुओं ने तो चारा खाया है, फिर मैं फसल का मूल्य क्यों चुकाऊं? और यदि मुझसे फसल का मूल्य चुकवाना है तो पहले फसल दो। पशुलाल ठीक कह रहा है महाराज, यदि ऐसे फसल का मूल्य चुकाएगा तो उसे फसल मिलनी चाहिए। तुम सब पागल हो गए हो क्या? बेटा मोटे, पागल तो अब तू होगा। महाराज, मेरी सुबह और दोपहर वाली फसल के चोरों का भी पता लगाकर उनसे मेरी फसल की वसूली करवाइए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बुधिया, एक खेत में एक ही फसल होती है, सुबह दोपहर और शाम की अलग फसलें नहीं उगती। किंतु ये तो अन्याय है महाराज। जब मैंने अपने खेत पर सुबह और दोपहर की भी फसल देखी थी तो फिर दोनों फसलें एक कैसे हो सकती हैं? मुझे अपनी फसल का मूल्य चाहिए। हाँ हाँ, बुधिया की सुबह दोपहर शाम वाली तीनों फसलों का मूल्य दिलवाओ। विक्रम सिंह, हाय हाय, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। खामोश! राजकार में विघ्न डालने की चेष्टा ना करें, अन्यथा सभी को दंड मिल सकता है। सेनापति महामंत्री, इनको बताओ कि हमारा न्याय सही है, हम न्यायवीर हैं। कल तक तो महावीर थे। खबरदार किसी ने महाराज की पोल पट्टी खोलने की कोशिश की तो, मेरा मतलब है महाराज का न्याय बिल्कुल सही है। आप लोग शांत हो जाइए, महाराज का न्याय बिल्कुल सही है, यह अन्याय है। तुम कुछ नहीं कहोगे बांकेलाल? मेरे विचार से तो महाराज का न्याय बिल्कुल गलत है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बांकेलाल? स्थिति की गंभीरता को समझने की चेष्टा कीजिए महाराज। प्रजा आपसे असंतुष्ट होती जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो विद्रोह भी हो सकता है। तो क्या इस भय से हम न्याय का साथ छोड़ दें, घुटने टेक दें इनके आगे? हम महावीर हैं यार। मैं आपको अन्याय करने को नहीं कह रहा हूँ। इस मुकदमे का फैसला आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इसे अपने तरीके से हल करता हूँ। और फिर सारी दलीलों को मद्देनज़र रखते हुए यह तय होता है कि पशुलाल निर्दोष है, इसलिए वो फसल का मूल्य नहीं चुकाएगा। हैं? लेकिन उसके पशु दोषी हैं, इसलिए उनको 6 महीने तक फसल के मूल्य के एवज में खेती में बुधिया की मदद करनी होगी। मुझे मंजूर है। लेकिन मेरी सुबह और दोपहर की फसलों का क्या होगा? बुधिया, जब तुम सुबह और दोपहर में अपने खेत पर आए थे तब तुमने क्या क्या देखा? सुबह जब आया था तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, हवा चल रही थी, और जब दोपहर में आया तो बादल छाए थे और बारिश भी हुई थी। समझ गया। वास्तव में सूरज और बादल ने बुधिया की सुबह और दोपहर की फसलें चुराई हैं। फिर इनसे मेरी फसल का मूल्य कैसे वसूला जाएगा? ज़रूर वसूला जाएगा। तुम फिर से बूझ बो, ये दोनों मिलकर 6 महीने में तुम्हारी फसल लौटा देंगे, ये मेरा वादा है। बोलो बांकेलाल की जय। सबके जाने के बाद ऐसा मुकदमा आज तक हमारे सामने नहीं आया। ठीक कहा महाराज, सबके सब पागलों की तरह बातें कर रहे थे। किंतु महाराज, दाद देनी पड़ेगी बांकेलाल के दिमाग की। इसने तो उन पागलों की समस्या को ऐसे चुटकियों में सुलझा दिया जैसे वो इसके संगी साथी हों, और इसके इशारे पर ही काम कर रहा हूँ। आखिर तुम्हारे और मेरे बीच इतना फर्क तो होना ही चाहिए सेनापति। महाराज 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 महाराज, आगे कुछ बोलोगे भी? महाराज, तेरी फूं से सेना नायक नाम का वीर का संदेश आया है। पूरी प्रजा पागल हो गई है, सेना की भी वाट लग गई है, हर जगह ऊटपटांग हरकतें हो रही हैं। सेना में भी बावलेपन के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ऐसा लगता है पागलपन महामारी की तरह पूरे राज्य में फैल रहा है। क्या? ये तो अत्यंत हैरानी की बात है। पूरी प्रजा पागल क्यों हो रही है? महाराज, ये कोई षड्यंत्र लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये किसकी करतूत है, और इस बार मैं उसे पूरे साक्ष्य के साथ धर दबोचूंगा। कहीं से मेरी योजना की भनक तो नहीं लग गई? इस पर नज़र रखनी होगी। बांकेलाल का अनुमान सही था। मरकब को उसकी योजना की भनक लग चुकी थी। हे, मुझे पता था कि कुएं का जल गायब होगा, यानी मेरा शक सही निकला। बांकेलाल ने किसी विधि से इस कुएं के शापित जल को विशालगढ़ के जलाशयों में मिला दिया है, जिसके कारण पूरी प्रजा पागल हो गई है। अब तू गया बांकेलाल, अब तू गया। इस बार सेनापति बांकेलाल को पूरी तरह से लपेटने के लिए कमर कस चुका था। बताओ, तुम सबके होते हुए कुएं का शापित जल कहाँ गायब हो गया? क्षमा करें सेनापति जी, रात्रि के दूसरे पैर में हमारी आंख लग गई, और अब तुम सबकी आंख हमेशा के लिए बंद करने का बंदोबस्त कर देता हूँ। विशालगढ़ में कर्तव्य से मुंह मोड़ने वालों के लिए एक ही दंड है, मृत्यु दंड। क्षमा कर दे सेनापति, हमें इतना कठोर दंड ना दें। आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हमें दंड से बचा लीजिए।
जो कहूँगा वो करोगे? हाँ, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो फिर सुनो कि तुम्हें महाराज के पास जाकर क्या कहना है। ओह, ये कमीना सेनापति मुझे फंसाने के लिए बहुत भयंकर चाल चल रहा है। मुझे इनको महाराज से मिलने से रोकना होगा, वरना पूरी योजना का बंटाधार हो जाएगा। बाकेलाल मरकब से पहले महल पहुंच चुका था। अरे बाकेलाल जी, आप यहाँ मेरे कक्ष में? खर्राटे गुरु सीफू पांडा, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम सेनापति मरकब को सबक सिखाना चाहती हो? हाँ। तो फिर ध्यान से मेरी बात सुनो। और फिर अरे सेनापति जी कहाँ चल दिए? मुंह उठाकर थोड़ा रुकिए तो सही। आए, ये तो मेरी छप्पन छुरी है। ये यहाँ क्या करने आई है? कितने दिन हो गए आपका इंतज़ार करते करते, पर आप तो जैसे मेरी गली का रास्ता ही भूल गए। मुझे छेड़ने भी नहीं आए। ऐसी क्या गलती हो गई इस दासी से? वो मैं आना तो चाहता था, पर हर बार मुझे खर्रा आंटी के वो दांव याद आ जाते हैं थे जिसकी मदद से तुमने मुझे उठा उठा कर पटका था। अरे प्यार में रूठना मनाना दुलार तकरार आदि तो चलता रहता है। वो सब छोड़ो और ये शरबत पियो। मैंने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। हाय मेरे मरम्मत की जगह शरबत, कहीं इसने कुएं का शापित जल तो नहीं पी लिया? पर मुझे क्या, जब किस्मत मेहरबान तो गधा, मेरा मतलब मरकब पहलवान। तुम लोग भी पियो। हाँ बेटा मरकब, खूब पी शरबत। अब ये शरबत बनेगा तेरी शामत। और फिर राज दरबार में, ओह सेनापति मरकब, तुम इतनी जल्दी लौट आए? यानी तुमने पागल बन के रहस्य को सुलझा लिया है? जी हाँ महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि लोगों को पागल बनाने का काम कौन कर रहा है। जल्दी बताओ कौन है वो षड्यंत्रकारी? वो षड्यंत्रकारी है क्षमा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? ये सब क्षमा ने किया है? पर कैसे, क्यों? वो सबको शरबत पिला रही है, मुझे भी पिलाया, इनको भी पिलाया, पूरे विशालगढ़ को पिलाया। उसे फौरन हिरासत में ले लीजिए। विश्वास नहीं होता, पर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती है। उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। कर सेनापति के बच्चे, ऐसी आपात स्थिति में भी तू परिहास करने से बाज नहीं आ रहा है? दफा हो जाए यहाँ से। सेनापति तो गया, अब बाकी मंत्रियों की बारी है। क्योंकि जब तक ये लोग मुच्छड़ की हाँ में हाँ मिलाएंगे, तब तक योजना में बाधा बनी रहेगी। और इसके लिए मेरा चारा बनेगा आरती मंत्री। ये लो आरती मंत्री जी, मैं गंगा जल ले आया, जो मैं अपनी सुराही से भरकर लाया हूँ। धन्यवाद बाकेलाल। आरती का समय निकला जा रहा था। आरती मंत्री ने वो गंगा जल सब भक्तों में बांट दिया। लीजिए महारानी जी। महाराज आप भी लीजिए चरणामृत। ईश्वर के चरणामृत को मेरा प्रणाम आरती मंत्री, किंतु मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि आज मेरा उपवास है। इनको उपवास की पट्टी मैंने ही पढ़ाई थी, वरना मोटा हो जाता पागल, जबकि मुझे मोटे को पागल बनाना ही नहीं है। हे, जय हो भोलेनाथ की। मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो मैं चरणामृत ग्रहण करूँगा? मैंने तो दिखावे के लिए से मुंह तक लगाया था। बाकेलाल ने आग तो लगा ही दी थी, अब सिर्फ उसमें घी डालना बाकी था। पूरे राज्य को पागल बनाने वाला अभियान तो पूरा हो चुका है। अब मुझे विशालगढ़ के सारे जलाशयों से साफित जल सोख लेना चाहिए। इससे विशालगढ़ में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा और मोटे के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। राज दरबार में, क्या विशालगढ़ के सारे जलाशय सूख गए? अब क्या होगा महामंत्री? हमें नए जल स्रोत खोजने होंगे महाराज। महामंत्री ठीक कह रहे हैं। हाँ, नए जल स्रोत। और इनको नए जल स्रोतों का पता मैं बताऊंगा। ये देखो, इस पर्वत के पीछे बावली नदी कट्टो बहती है। यदि पहाड़ को तोड़ा जाए तो बावली नदी का निर्मल जल विशालगढ़ में उतर जाएगा। अरे हाँ, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? हाँ, ऐसी पागलपन से भरी बातें तो तुम्हारे ही दिमाग में आनी चाहिए थी, क्योंकि तुमको पता नहीं कि बावली नदी कितनी भयंकर बावली है। चलो भाई चलो, पहाड़ को बीच में से तोड़ना शुरू करो। चल बेटा बाके, अब ये समाचार मोटे मुच्छड़ को दिया जाए। यह समाचार सुनकर विक्रम सिंह बावली नदी से भी ज़्यादा बावला हो गया। अरे आप पागलों, ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो पूरे विशालगढ़ में बाढ़ आ जाएगी, सब डूब जाएंगे। महाराज, हम जो कर रहे हैं वो विशालगढ़ की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे ऐसी की तैसी तेरी भलाई की। महाराज आप खामा क्यों भड़क रहे हैं? ये लोग ठीक तो कह रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं। ओए चुप कर अकल की मोटी, देख नहीं रही ये लोग विशालगढ़ का सत्यानाश करने पर तुले? क्या बोला? कुटनी कर। लो महारानी जी बेलन। खोदो खोदो सेनापति, ठहरो मैं भी आती हूँ। आपके आने से पहाड़ तोड़ने का हमारा हौसला और भी बढ़ जाएगा। बाकीलाल इनको रोको, ये सब पागल हो गए हैं। ये सब ऐसे नहीं रुकेंगे महाराज, इनका दिमागी संतुलन हिल गया है। इनको यहाँ से हटाने के लिए युक्ति बढ़ानी होगी। कैसी युक्ति? वो देखिए महाराज, मधुमक्खी का छत्ता, पत्थर मारकर उसे तोड़ दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो बाकीलाल? ये तो सरासर पागलपन है। मधुमक्खियाँ डंक मार मार कर इन्हें सुझा देंगी, और इनमें महारानी भी तो है। अगर उसे मधुमक्खी का डंक लगा तो उसका डंक मुझे कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप डंक से डरते हैं क्या महाराज? मत भूलिए आप महावीर हैं। विशालगढ़ की भलाई के लिए आपको ये करना ही होगा। सही कहा बाकीलाल,
विशालगढ़ की भलाई के लिए मैं टंग तो क्या विष भी खा सकता हूँ। अब मुझे पत्थर फेंकने से कोई नहीं रोक सकता। तड़ाक! भिन्न भिन्न। किसने की हमारी शांति भंग? कौन है यहाँ बजरंग? भिन्न। वो पहाड़ वाले। मोह मानव पहाड़ तोड़ रहे हैं, पत्थर वहीं से उछल कर आया होगा। भिन्न। मानवों ने तो फिर लिया हमसे पंगा, अब मैं करती हूँ ऐलान दंगा। आक्रमण! अरे ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? ये तो काट रही हैं। भिन्न। काटेंगी नहीं तो क्या चाटेंगी? घर आ बचाओ बचाओ, भागो भागो। मैंने महाराज को छत्ते पर पत्थर मारते देखा था। महाराज, आपने हमें मधुमक्खियों से कटवाया। बताइए, आखिर आपने ये पागलों वाली हरकत क्यों की? पागल मैं नहीं, तुम सब हो गए हो। मारो खम्बकत को, उतारो राज सिंहासन से। इससे पहले कि मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता, बाकीलाल ने अपनी टांग घुसेड़ दी। आप लोग महाराज से लड़ना छोड़ जल की समस्या के बारे में सोचिए। इस बार महाराज का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैं इनको महल छोड़ कर आता हूँ। बाकीलाल, ये तुम क्या? मुंह बंद करो और महल जाओ। तुम्हारी खबर तो मैं वापस लौट कर लेती हूँ। बाकीलाल, ये सब क्या है? तुम हमें वहाँ से क्यों ले आए? वस्तु वस्तु स्थिति को समझने का प्रयत्न करें महाराज। उन सभी की हरकतें पागलपन वाली हैं, इसलिए अभी वो आपकी बात नहीं समझेंगे। मैं उनको जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। मधुमक्खियों के उड़ने की वजह से अभी हम पहाड़ नहीं तोड़ सकते, परंतु जल तो हमें चाहिए। इसका प्रबंध कैसे होगा? प्रबंध का काम तो प्रबंध मंत्री का है। जल का प्रबंध करने के लिए तो मुझे भगवान इंद्र के पास जाना होगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जल का प्रबंध बादलों से करेंगे। भला वो कैसे? हम बादलों से वर्षा कराएंगे और उसका जल संग्रहित करेंगे। किंतु आकाश में घने बादल तो है ही नहीं, हम वर्षा कैसे कराएंगे? बहुत आसान है, हम सारे बादलों को एक लंबे डंडे की मदद से इकट्ठा करेंगे। वाह, क्या तरकीब है! कमाल है, ऐसा विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बस आने ही वाला था। बोलो, हर समस्या को जड़ से उखाड़ सकने वाले बाकेलाल की जय। नारे बाद में लगा लेना, पहले लंबे डंडे का प्रबंध करो। प्रबंध करना मेरा काम है, मैं हूँ प्रबंध मंत्री। चलो भाई चलो, हमें आकाश जितना लंबा डंडा बनाना है, जिसके लिए बहुत सी लकड़ियाँ काटनी होंगी। हाँ हाँ चलो, मुझे भी चलना है। आखिर ये शुभ समाचार उस मोटे मुच्छड़ को भी तो सुनाना है। सूचना मिलते ही विक्रम सिंह के तोते उड़ गए। अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? वृक्षों से तो हमें स्वच्छ वायु मिलती है, पर्यावरण शुद्ध होता है। ओ नहीं, ये कद्दू तो फिर वापस आ गया। अब ये फिर से हमारे काम में अपनी तोंद अड़ाएंगे। महाराज पागल हो गए, ना खुद कुछ कर रहे हैं ना हमें कुछ करने दे रहे हैं। मेरे विचार से तो इन्हें पकड़कर किसी पेड़ से बांध देना चाहिए। और कम वक्तों, कहीं लंबे डंडे से भी बादल इकट्ठे किए जाते हैं? हम करके दिखाएंगे महाराज। और आज से आप विशालगढ़ के राजा नहीं रहे, अगले राजा का फैसला महल पहुंचकर करेंगे। ग्रर। और फिर बन गया लंबा डंडा। शाबाश, अब बाकीलाल को बुलाओ, वही बताएगा कि इस डंडे से कैसे बादलों को इकट्ठा करना है। ओ महाराज, इन लोगों ने आपकी क्या कद बना दी है? देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इन सबको हो क्या गया है? मैं तो इनको समझा समझा कर थक गया, एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। बाकीलाल, ये देखो लंबा डंडा बन गया। तो फिर शीघ्रता से बादलों को इकट्ठा करो। शाबाश, वो रहा बादल, उसे सरका कर इस तरफ ले आओ। इंद्र के दरबार में रास रंग का कार्यक्रम जोरों पर था। अरे नीचे से गुदगुदी कौन कर रहा है? अरे ये तो डंडा है, धरती से मैं डंडा कौन कर रहा है? पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही जाति है जो किसी को भी डंडा कर सकती है, और वो है मानव जाति। वाकई ये मानव ही हैं, इनकी हिम्मत तो देखो। पहले वर्षा करवाने के लिए हमारी पूजा करते थे, और अब हमें डंडा कर रहे हैं। मैं अग्निदेव हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भड़का रहा हूँ, पर अगर इन मानवों को अभी नहीं रोका गया तो कहीं ये मानव सर पर अधिकार का दावा ना कर दें। शांत हो जाएं अग्निदेव, और मेरी मानिए तो इन मानवों से पंगा मत लीजिए। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हरगिज़ नहीं, हम देवता हैं इन मानवों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ। इन तुच्छ मानवों को सबक सिखाना ही होगा। कड़ाक! अरे ये क्या, डंडा तो टूट गया। तभी सेनापति जी, एक भयंकर राक्षस विशालगढ़ की ओर चला आ रहा है। क्या? सावधान बाके, तेरी कहानी में जब भी राक्षस आते तेरी योजना की टांग टूटती है। अब क्या करें बाकीलाल जी? कमबख्त, तो मुझे खोल दो। कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? बाकी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी फूटी किस्मत विशालगढ़ पहुंच चुकी थी। भागो 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 राक्षस आया, भागो! हा, भागो और भागो। मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे, क्योंकि मैं हूँ राक्षस शक्तिधर। मेरे पास हजारों शक्तियाँ हैं। मेरे नाखून में भी शक्ति है और मेरे दांतों में भी। मेरे बालों में भी शक्ति है और मेरे वस्त्रों में भी। मेरे कोड़े में भी शक्ति है और मेरे थोबड़े में भी। और मैं यहाँ आया हूँ अपने पुराने शत्रु विक्रम सिंह से बदला लेने, जिसने बाल्यकाल में मेरा कच्छा उतारकर सबके सामने बेइज्जती की थी। आज मैं उसका कच्छा उतारकर अपनी उस बेइज्जती का बदला लूँगा। मेरी पूरी सेना पहली छद्म वेश में विशालगढ़ के जंगलों में छुपी हुई है, जो मेरी एक आवाज़ पर अभी आती होगी। राक्षस वीरो, जाग जाओ! किंतु आए ई के होंदिस, राक्षस वीरों ने जवाब क्यों नहीं दिया? वो इसलिए बेटा शक्तिधर, क्योंकि तुम्हारे सारे वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या?
ऐसा नहीं हो सकता, किसने की ये जुर्रत? ये सब बाकेलाल का किया धरा है, और वो इस वक्त तुम्हारे शत्रु विक्रम सिंह के साथ दक्षिण दिशा के जंगलों में मौजूद है। नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, जो रास्ते में आएगा सबको उड़ा दूंगा। लेकिन विक्रम सिंह तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत हाफते कुत्ते जैसी हो गई है। मेरी सांसें क्यों फूल रही हैं, मेरा गला क्यों सूख रहा है, मुझे कमजोरी क्यों लग रही है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए बेटा कि तुझे पगला बाबा का श्राप मिला था कि अगर तूने किसी पागल पर अत्याचार किया तो तेरी शक्ति क्षीण होने लगेगी, और तेरी सारी शक्ति जा चुकी है। पर मेरे पास तो हजारों शक्तियाँ थीं, सबकी सब खत्म कैसे हो गई? क्या विशालगढ़ की सारी प्रजा पागल हो गई? हाँ, क्योंकि बाकेलाल ने शापित जल को विशालगढ़ के हर जलाशय में मिला दिया था। कमीने बाकेलाल, मेरी सारी योजना का सत्यानाश कर दिया। पहले बांस के पेड़ और पर्वत की चट्टानों के रूप में छुपे मेरे सैनिकों को मरवा डाला, और मुझसे पागलों पर अत्याचार करवाकर मेरी शक्तियाँ भी छीन ली। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हटबे राक्षस की औलाद, दिमाग का दही मत कर कमीनो, हर बार पराकाष्ठा पर पहुंचकर मेरी योजना का सत्यानाश कर देते हो और दोष मुझ पर ही डाल रहे हो। एक अदने से मोटे इंसान को मारा नहीं जाता, राक्षसों के नाम पर कलंक। कमबख्तों, तुमको जिसने राक्षस बनाया, उसकी अल्फा बीटा गामा जिसने तुमको शक्तियां दी, उसकी बीप बीप बीप। हाय, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। हाय, कहीं से 2 घूंट पानी मिल जाए। पानी पीना है। गुट गुट गुट। अबे ये क्या कर रहा है? शापे जल पीते ही शक्तिधर के चारों ओर पूरा ब्रह्मांड नाच गया। ओ भापा जी, है की हो रहा है? तूने शापे जल पी लिया बेटा शक्तिधर, वो भी पूरा का पूरा, जिससे तेरे अंदर पागलपन के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। क्या? पहले नहीं बता सकता था? ई ब्रह्मा जी के वरदान के फलस्वरूप मैं तुम्हें कुछ भी तभी बता सकता हूं जब तुम खुद पूछो। थाड़! उस जोरदार टक्कर का असर नीचे वालों से ज्यादा ऊपर वालों पर हुआ। ओ, अब क्या हुआ? नीचे झांकती उनको सारा माजरा समझ में आया। हे प्रभु, ये तो शक्तिधर है, जो ब्रह्मा के वरदान के कारण अमर है। हमने जिन मानवों का डंडा तोड़ा था, वो उनके इशारे पर ही हमें टक्कर चल रहा है। ये मानव तो बड़े खतरनाक है, इस तरह तो हमारा स्वर्ग ही तबाह हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मानवों से मत उलझो, देखा परिणाम। दूसरी टक्कर से इंद्र की बुद्धि के सारे कपाट खोल दिए। कुछ कीजिए देवराज। हाँ, मैं अभी वर्षा करवाता हूँ। पागल कुत्ते ने काटा था मुझे, जो मैंने मानवों से पंगा लिया। पवन देव, आप फौरन तीव्र वायु चलाकर स्वर को राक्षस शक्तिधर के रास्ते से हटाइए। और इस बार जब शक्तिधर ने पागलपन भरी तीसरी उछाल मारी तो उसके रास्ते में स्वर्ग नहीं बल्कि अंतरिक्ष की अनंत गहराई आई। नहीं! अब नीचे वालों की बारी थी। अब ये सब क्या बाकेलाल? तुमने टोकरा बाबा द्वारा शापित जल से पूरे विशालगढ़ को पागल बनाया, ऐसा क्यों? कभी कभी खुद भी समझ जाया करो मोटे महाराज। अब बार बार मैं अपने मुंह से अपनी फोकट की तारीफ करूं तो अच्छा थोड़ी लगता है। अब क्या शिव जी के सपने में आने वाली झूठी कहानी फिर से सुनाऊं? वो सब तो ठीक है, परंतु जो लोग पागल हैं उनका क्या? शिव की कृपा से अब सब ठीक है। बाकेलाल द्वारा शापित जल के शिव पर चढ़ाने के कारण पूरा कैलाश भी बावला हो गया था। तब शिव जी को मजबूरन सब ठीक करना पड़ा। बाके, अब दे भी दे। क्या? क्या बार बार बोलना पड़ेगा? कभी खुद भी समझ आया कर पुच्छी। तभी विशालगढ़ में शुरू हो गई भयानक वर्षा, जिसके फलस्वरूप सारे सूखे कुएं और जलाशय जल से लबालब भर गए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक तक में। तब तक के लिए धन्यवाद।